नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों, जिन्होंने भी अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे सारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन को आप पहले पा सकें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं लूसेंट जीके इन हिंदी पार्ट 4। तो दोस्तों, पिछली बार मैंने जहाँ पर स्टॉप किया था उसी के अगले पेज से हमें स्टार्ट करना है, जहाँ पर लिखा हुआ है विटामिन। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है विटामिन का आविष्कार फंक ने सन 1911 ईस्वी में किया था। और इसके बाद उसी के नीचे एक और लाइन दी गई है, यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। तो क्वेश्चन आ जाता है जैसे विटामिन क्या है, तो यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है और इसमें कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती है। इसके बाद नीचे दिया है घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। तो क्वेश्चन आता है हमें, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ऑप्शन दिए होंगे विटामिन के। तो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन बी एवं विटामिन सी। तो विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। इसके बाद वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो ये जो विटामिन है वो कार्बनिक घोलकों में घुलनशील है। या फिर क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है, तो आप ये आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद एक सारणी दी हुई है जिसमें लिखा है विटामिन की कमी से होने वाला रोग एवं उसके स्रोत। तो इसमें आप पहले तो याद कर लीजिए विटामिन ए और इसका केमिकल नेम ज़रूर याद रखें। विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल और उसकी कमी से होने वाले रोगों को याद रखें। उसकी विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं रतौंधी, संक्रमणों का खतरा, जीरोथैल्मिया। इसके बाद विटामिन बी का जो केमिकल नेम है या रासायनिक नाम है वो है थायमिन और विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है बेरीबेरी। इसके बाद सीधे आप आ जाइए विटामिन सी में। विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड और इससे होने वाले जो रोग हैं वो है स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना। इसके बाद विटामिन डी, इसका जो केमिकल नेम है या रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग हैं रिकेटस और ऑस्टियोमलेशिया, जो कि वयस्क में होता है और रिकेटस होता है बच्चों में। विटामिन ई, इसका केमिकल नेम है टोकोफेरॉल और इसकी कमी से होने वाला रोग है जनन शक्ति का कम होना। इसके बाद दिया है विटामिन के, इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन और इसकी कमी से होने वाला रोग है रक्त का थक्का ना बनना। तो रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक विटामिन है विटामिन के। इसके बाद अगले पेज में आ जाइए, एक न्यूक्लिक अम्ल दिया है, उसको आप पढ़ लीजिएगा, पॉइंट दिया हुआ है न्यूक्लिक अम्ल। इसके बाद उसी पेज में सबसे नीचे आप आ जाइए, एक नोट दिया हुआ है सबसे नीचे, गर्भवती स्त्रियों में प्रायः कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। तो इसे आप पढ़ लें। इसके बाद है नेक्स्ट पेज पे आप आ जाएं। इसमें लिखा हुआ 11 नंबर का पॉइंट है मानव रोग। तो मानव रोग में सबसे पहले दिए हुए हैं परजीवी द्वारा होने वाले रोग या इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोजोआ, इसके द्वारा होने वाले रोग दिए गए हैं। तो इसमें परजीवी द्वारा 4 टाइप के रोग होते हैं। तो इसमें दोस्तों आपको रोग, फिर उससे प्रभावित होने वाले अंग और उसका परजीवी जिसकी वजह से वो होता है और वाहक मच्छर। लक्षण पढ़ लीजिए, बाकी लक्षण आते नहीं लेकिन एक बार आप ज़रूर पढ़ लिया करें। तो सबसे पहले दिया हुआ है मलेरिया। तो मलेरिया में जो प्रभावित अंग है वो है तिल्ली एवं आरबीसी और इसका जो परजीवी है वो है प्लाज्मोडियम, वाहक मच्छर है मादा एनाफ्लीज। इसके बाद पायरिया, इससे जो प्रभावित अंग होता है वो है मसूड़े
और इसका परजीवी है एंटी अमीबा जिंजीवेलिस। और इसके बाद है सोने की बीमारी। इसमें जो प्रभावित अंग है वो है मस्तिष्क, परजीवी है ट्रिपेनोसोमा। नेक्स्ट परजीवी के द्वारा होने वाला रोग है पेचिस। इसमें प्रभावित अंग है आंत और परजीवी है एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका। इसके बाद परजीवी द्वारा होने वाला जो रोग है वो है कालाजार। इसमें जो प्रभावित अंग है या इसकी वजह से जो अंग प्रभावित होता है वो है अस्थि मज्जा। और इसका जो परजीवी है वो है लीशमेनिया डोनावानी। और वाहक मच्छर जो इसका पॉइंट दिया हुआ है वो है बालू मक्खी, इसके द्वारा फैलता है। इसके बाद अगले पेज पर आ जाइए जहाँ पर दिया हुआ है जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग। तो जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग हैं टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी या निमोनिया, काली खांसी, निमोनिया, कोढ़, गोनोरिया और सिफिलिस। ये जितने भी रोग बीमारी हैं वो होती हैं जीवाणु से या बैक्टीरिया से। तो आप इन्हें बहुत अच्छे तरीके से याद करें क्योंकि ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं एग्ज़ाम में। और इनसे प्रभावित होने वाले अंग उन्हें भी पढ़ लिया करें। जीवाणु का नाम अगर आप याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन एक बार आप ज़रूर पढ़ा करें जब भी आप रिपीट करें उसको। लेकिन जो बीमारियां हैं जीवाणुओं के द्वारा उनको आप अच्छी तरीके से याद करें कि जीवाणुओं के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, इन्हें आप बहुत अच्छी तरीके से याद करें। इसके बाद दिया हुआ है वहीं पर नोट कि 1882 में जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने कालरा एवं टीबी के जीवाणुओं की खोज की थी, तो इसे आप ज़रूर पढ़ें। इसके बाद लुई पास्चर ने रेबीज का टीका एवं दूध का पास्चुराइजेशन की खोज की, तो इसे भी आप अंडरलाइन करें। वैसे ये हम पिछले पेज पर पढ़ चुके हैं। और बच्चों का डीपीटी टीका उन्हें डिप्थीरिया, काली खांसी या टिटनेस रोग प्रतिरक्षीकरण के लिए दिया जाता है, तो आप इसे ज़रूर पढ़ें कि बच्चों को डीडीटी टीका उन्हें किस बीमारी के लिए दिया जाता है, इसे आप याद कर लें। इसके बाद सबसे नीचे दिया है इस रोग को हाथी पाँव कहते हैं, तो फाइलेरिया जो है उसे हाथी पाँव भी कहते हैं, तो इसे आप ज़रूर पढ़ें। फाइलेरिया यहाँ पर नीचे दिया हुआ है यहाँ पर। इसके बाद वहीं बाजू में एक लिस्ट दी हुई है टीकाकरण कार्यक्रम, तो इसमें ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप इसमें BCG का फुल फॉर्म पढ़ लीजिए, बैसिलस कॉलमेटर ग्यूरिन। और DPT का फुल फॉर्म याद कर रखें। DPT का फुल फॉर्म है डिप्थीरिया, पट्यूसिस और टेटनस, तो आप इन्हें ज़रूर याद कर लें। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर दिया हुआ है फफूंद। तो फफूंद द्वारा होने वाली बीमारियां दी हुई हैं यहाँ पर। ये PDF थोड़ा साफ नहीं है तो इसलिए आप बुक से देख लें। तो फफूंद से होने वाले रोग हैं दमा, एथलीट फुट और खाज, गंजापन और आखिरी है दांत। तो इन्हें आप अच्छे तरीके से पढ़ें और इसकी जो डिटेल दी हुई है उसे भी आप ज़रूर पढ़ें। जैसे इसमें एक पॉइंट दिया है एथलीट फुट, यह रोग टीनिया पेडिस नामक कवक से होता है, तो इसे आप ज़रूर याद रखें। बाकी आप डिटेल को एक बार ज़रूर अच्छे से पढ़ा करें पूरा। इसके बाद है विषाणु या वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी, उसी के नीचे दिया हुआ है। तो इसमें भी वायरस के द्वारा 13 टाइप की बीमारी दी हुई है, इन्हें आप बहुत अच्छे तरीके से याद करें और प्रभावित अंग भी याद करें अच्छे से। विषाणु के नाम ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक बार आप इन्हें जब भी आप रिपीट करें इस टॉपिक को एक बार आप ज़रूर पढ़ा करें। तो विषाणु के द्वारा जो होने वाले रोग हैं वो है एड्स, डेंगू ज्वर और पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, छोटी माता, गलसोत, खसरा, ट्रैकोमा,
हिपेटाइटिस, पीलिया, रेबीज और मेनिनजाइटिस और आखिरी है हर्पीज। तो इसमें 13 प्रकार के रोग होते हैं जो विषाणु या वायरस के द्वारा होते हैं ना। आप बहुत अच्छे तरीके से याद करें, क्योंकि विषाणु के द्वारा होने वाले रोग भी आ जाते हैं। और प्रभावित अंग को आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद दिया है एड्स, नीचे नोट में दिया हुआ है एड्स, उसका फुल फॉर्म में याद कर लें, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो इसका फुल फॉर्म आप जरूर याद करें एड्स का। इसके बाद है एलिसा, वही नीचे दिया हुआ है एलिसा। ये एक टेस्ट होता है, इसका फुल फॉर्म भी याद रखें, एलिसा का ELISA। इसका जो फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंट एसे। यह HIV वायरस की जांच करने की एक प्रणाली है। इससे पता चलता है कि व्यक्ति एड्स पीड़ित है या नहीं। इसे एलिसा टेस्ट कहते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज पर आ जाएं। नेक्स्ट पेज पर आप देखेंगे CD4 काउंट, इसे आप पढ़ लें एक बार। इसके बाद आप नीचे आ जाइए जहाँ लिखा है डेंगू ज्वर मादा एडिस एडजिप्टी मच्छर के काटने से होता है, फैलता है। तो आप इसे भी पढ़ें या अंडरलाइन कर लें। इसके बाद नीचे दिया है पोलियो वैक्सीन का विकास 1952 में जोनस साल्क ने किया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। इसके बाद है चिकनगुनिया। तो चिकनगुनिया का जो प्रकोप हुआ था वो 36 वर्ष बाद हुआ था 2006 में। यह चिकनगुनिया वायरस से होता है और यह किसके द्वारा होता है? यह मादा एडिस मच्छर के द्वारा होता है और मुख्यतः एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। इसके बाद थोड़ा सा और नीचे आया जहाँ लिखा है मनुष्यों में होने वाला अनुवांशिक रोग। तो इसमें दिया है वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस। इसमें रोगी को लाल एवं हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती। इसे आप अंडरलाइन करें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप क्वेश्चन आ सकता है कि कलर ब्लाइंडनेस वाले व्यक्ति को कौन कौन से रंग को वो पहचान नहीं पाता। इसके बाद इस पेज में और कुछ नहीं है, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। सॉरी दोस्तों, आप इसमें कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। वर्णांधता के बाद हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम और क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। इसे आप एक एक बार जरूर पढ़ लें। इसके बाद दोस्तों अगले पेज पर आते हैं। तो अगले पेज पर कॉलम दिया मुख्य केंद्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो इसमें पल्स पोलियो कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, आप इसे पढ़ लें। और एक है जननी सुरक्षा योजना, ये कब शुरू हुआ था, आप इसे भी पढ़ लें। और इसमें राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, एक ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इसे भी पढ़ लें। इसके बाद इसी पेज में सबसे नीचे दिया हुआ है जहाँ पर लिखा है कैंसर मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ये। और इसी के नीचे ये लाइन जो दी हुई है आप इसे पढ़ना है आपको। नोट दिया हुआ है इटाई नामक रोग कैडमियम के कारण होता है। तो आप इसे भी अंडरलाइन करें और इसे ज़रूर याद रखें। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आते हैं। विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं दी हुई हैं। तो जैसे कि बायोलॉजी में जब हमने शुरू किया था वहाँ पे भी कुछ शाखाएं दी गई थी और मैंने बताया था कि आप इन्हें ज़रूर याद करें। यहाँ पे भी बहुत सारी शाखाएं दी है जिसमें से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताता हूँ। एक तो है एनाटॉमी पढ़ लीजिए। यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जो शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित है, इसे पढ़ें। इसके बाद है सिरेमिक्स दिया हुआ है, इसे आप पढ़ें। यह टेक्नोलॉजी की वह शाखा है जो चीनी मिट्टी के बर्तन तैयार करने से संबंधित है। इसके बाद है कीमोथेरेपी।
वैसे तो आप कीमोथेरेपी सभी लोग जानते होंगे, फिर भी अगर नहीं जानते तो इसे आप पढ़ लें। यह चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रासायनिक यौगिकों से उपचार किया जाता है। इसके बाद है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी यह जंतु विज्ञान की यह शाखा कीट पतंगों का व्यापक अध्ययन करती है, तो इसे भी आप पढ़ें। इसके बाद जियोलॉजी, तो जियोलॉजी ये दिया हुआ है, इसे भी आप पढ़ें। जियोलॉजी क्या होता है? भूगर्भ संबंधी अध्ययन, उसकी बनावट, संरचना आदि का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। इसके बाद हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर तो ये दिया हुआ है हॉर्टिकल्चर, फल फूल साग सब्जी उगाने, बाग लगाने, पुष्प उत्पादन का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। इसके बाद न्यूरोलॉजी आप पढ़ लीजिए। न्यूरोलॉजी सबसे लास्ट में दिया हुआ है, मानव शरीर की नाड़ियों या तंत्रिकाओं का अध्ययन तथा उपचार इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। तो मेरा पीडीएफ कुछ क्लियर नहीं है, इसलिए आप बुक से ही देखें। नेक्स्ट पेज में दिया है ऑर्निथोलॉजी। ये हम पिछली बार पढ़ चुके हैं, पिछले पेज पर जो स्टार्टिंग हुआ था जब जीव विज्ञान, उसमें ऑर्निथोलॉजी इस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है पोमोलॉजी, इसे भी हम पढ़ चुके हैं। यह विज्ञान फलों के अध्ययन से संबंधित है। और सिस्मोलॉजी तो आप सभी जानते हैं, कई बार एग्जाम में आता है। सिस्मोलॉजी विज्ञान की इस शाखा द्वारा भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद एक और दिया हुआ है दोस्तों आर्कियोलॉजी। यह पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है, तो इसे भी आप पढ़ लें। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। तो नेक्स्ट पेज पर दिया हुआ है हिप्नोलॉजी। हिप्नोलॉजी क्या है? नींद का अध्ययन। हिप्नोलॉजी होता है नींद का अध्ययन। और इसके बाद है दोस्तों मेरी पीडीएफ जो फाइल है इसमें ये पेज दिया हुआ नहीं है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। जहाँ पर ये हिप्नोलॉजी लिखा हुआ है आप बुक में देख सकते हैं, नींद का अध्ययन, इसे आप पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद है विविध दिया हुआ है 13 पॉइंट, चिकित्सा संबंधी आविष्कार। तो इसमें कुछ आविष्कार और आविष्कारक के नाम दिए हुए हैं, तो इन्हें आप ज़रूर पढ़िएगा। जैसे विटामिन का आविष्कार किसने किया था, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर एक बार आप रिपीट कर लें। विटामिन ए का आविष्कार किया था फंक ने, और विटामिन बी का आविष्कार किया था मैकुलन ने, डी का आविष्कार किया था हॉपकिंस ने। इसके बाद होम्योपैथी का जो आविष्कार किया था वो किया था हैनीमैन ने, तो इसे आप पढ़ लें। और प्रथम परख नली शिशु एडवर्ड्स एवं स्टेप्टो। इसके बाद क्लोरोफॉर्म, इसका आविष्कार किया था हैरिसन एवं सिम्पसन ने। डायबिटीज़ का आविष्कार किया था वेटिंग ने। और पोलियो वैक्सीन जॉन ई सॉल्क ने। बैक्टीरिया ल्यूवेनहॉक। और आरएनए जेम्स वॉटसन तथा आर्थर अर्ग। इसके बाद है विटामिन ए का आविष्कार किया था मैकुलन ने। विटामिन सी का आविष्कार किया था होलकट ने। इसके बाद है गर्भ निरोधक गोलियां, इसका जो आविष्कार किया था वो किया था पिनकस ने। इंसुलिन का आविष्कार किया था वेटिंग ने। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने। टीबी बैक्टीरिया रॉबर्ट कोच ने। और पेनिसिलिन का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। और रक्त परिवर्तन का आविष्कार किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। और डीएनए का आविष्कार किया था जेम्स वॉटसन तथा क्रिक ने। इसके बाद दोस्तों अगले पेज पर आ जाइए।
अगले पेज पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हुई हैं, इसमें आप पढ़ लीजिएगा। सबसे बड़ा जीवित पक्षी, इसे आप पढ़ें, जो कि है शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा कपी है गोरिल्ला। और इसके बाद है सबसे व्यस्त मानव अंग, वो है हृदय। और सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है कटिपुंज पक्षी। और सबसे तेज दौड़ने वाला जंतु है चीता। इसके बाद है सबसे बड़ा सर्प पाइथन। सबसे छोटा पक्षी हमिंग। सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? शुतुरमुर्ग का। और सबसे बड़ा तथा भारी स्तनी है नीली व्हेल। और सबसे बड़ा स्थली स्तनी है अफ्रीकी हाथी। इसके बाद दोस्तों आ जाइए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं, सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। इसमें आपको स्वप्नों के अध्ययन को ओनिरोलॉजी कहते हैं, इसे आप जरूर पढ़ें। इसके बाद एक और दिया है, मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? कैलोलॉजी, इसे भी आप पढ़ें। और शरीर में सबसे दृढ़ या मजबूत तत्व होता है दांतों का एनामेल, इसे आप पढ़ें। इसके बाद है मनुष्य में लिंग निर्धारण पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है, ना कि स्त्रियों के क्रोमोसोम पर, तो इसे भी आप जरूर पढ़ें। यहाँ पर दिया हुआ है, मैंने हाईलाइट किया हुआ है पॉइंट। इसके बाद छोटी आंत लगभग 7 मीटर लंबी होती है और इसका व्यास 2.5 सेंटीमीटर होता है। यहीं पर दिया हुआ है दोस्तों, गुर्दे का भार लगभग 140 ग्राम होता है, इसे भी आप पढ़ें। और उसके बाद आप सबसे नीचे आ जाइए, सबसे नीचे दिया हुआ है आशा, ASHA, तो इसका फुल फॉर्म याद रखें, एक्टिविस्टेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, इसका फुल फॉर्म ये दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसका फुल फॉर्म याद रखें आप। और ये जो आशा है, जो संस्था है, वो किससे संबंधित है? वो है महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित है, तो इसे भी आप पढ़ें। तो चलिए दोस्तों, जीव विज्ञान का जो पार्ट है, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। इसके बाद हम अगला सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे और उसी वीडियो में बताऊंगा कि मैं अगला सब्जेक्ट क्या ले रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।